हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जेई के मैकेनिकल ब्रांच में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन और उनका सलूशन देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एसएससी जेई में जीएस क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसीलिए मैंने एसएससी के पिछले सालों में पूछे गए जीएस क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पेपर से सारे क्वेश्चन लिए हैं। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जॉइंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ काइनेमेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स एल एज। आपको नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J। हम एज्यूम कर लेंगे कि हायर पेयर यहाँ पे 0 है, तो हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। 1 इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J। फिर माइनस 2J को इधर लाएंगे इक्वल के, तो प्लस 2J इक्वल टू 3L, ये ब्रैकेट में जाएगा -3 और ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1। 2J इक्वल टू 3L माइनस 4। अब 2 नीचे आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 3/2L माइनस 2। ये हमारा J ज्वाइंट और नंबर ऑफ लिंक L के बीच में एक रिलेशन आ गया। तो देख लीजिए ये रिलेशन ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, J इक्वल टू 3/2L माइनस 2। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल क्लच। कोनिकल क्लच में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है TF इक्वल टू म्यू WRM बाई साइन अल्फा। वेयर म्यू क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, W क्या है, वो रिएक्शन है, RM क्या है, वो मीन रेडियस है, और अल्फा होता है हमारा हाफ कोन एंगल। अल्फा की वैल्यू हम 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रखते हैं, और अल्फा की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 12.5 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अल्फा की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, तो वो हमारी 12.5 डिग्री होती है। कोनिकल क्लच का यूज हम हाई स्पीड कार और हाई स्पीड बोट में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ कि टॉर्क हमारा साइन अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में दिया है। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस फॉर एन 8 लिंक मैकेनिज्म। इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू n माइनस 1/2, वेयर n इज क्या है, n होता है हमारा नंबर ऑफ लिंक। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे लिंक 8 दे रखा है, तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा 28, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस दैट कनेक्ट द रूट सर्किल टू द टूथ इज नोन एज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस टूथ फ्लैंक का एक कर्व्ड पोर्शन होता है, जो कि रूट सर्किल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर द रिवेट इन द डबल रिवेटेड जॉइंट्स इज गिवन बाय। अगर किसी प्लेट में 2 रिवेट लगे होंगे तो उसका स्ट्रेंथ इक्वेशन होता है P मैक्स इक्वल टू 2 टाउ मैक्स इंटू π/4 T स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टाउ मैक्स इंटू π/2 D स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो देख लीजिए ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है π/2 d² टाउ, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm² इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड एज शोन इन दी फिगर बिलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस MPa इन द सेक्शन PQ। आपको PQ सेक्शन पे स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको PQ सेक्शन पे कितना लोड लग रहा है वो देखना पड़ेगा और उसका एरिया। तो लोड के लिए हम देखेंगे सबसे कॉर्नर पे यहाँ लोड लग रहा है हमारा 63 किलो न्यूटन, तो PQ सेक्शन पे भी हमारा 63 किलो न्यूटन लगेगा और एरिया होगा 700 mm²। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 63 इंटू 1000 अपॉन में 700 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 90, यहाँ आ जाएगा आपका 90 इंटू 10⁻6, ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 90 मेगा पास्कल हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 90, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन प्रोसेस 1 2 3 4 1 कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है ऑन PV स्केल, विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस ऑन अ TS स्केल। ये आपको PV डायग्राम दिया हुआ है और आपसे TS डायग्राम पूछ रहा है कि कैसा होगा। तो चलिए बनाते हैं। अब प्रोसेस 4 to 1 देखिए, ये प्रोसेस हमारा आइसेंट्रोपिक है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो TS डायग्राम पे हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट ऐसे बनेगा 4 to 1। अब 1 से 2 प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, मींस टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो TS डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऐसे होती है, ठीक है फ्रेंड। फिर प्रोसेस 2 से 3, ये भी हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो देखिए ये आया, ठीक है फ्रेंड, 2 से 3। अब 3 से 4, ये भी हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो हमारा ये TS डायग्राम बन गया है, ऐसा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए ऑप्शन थर्ड में 4 से 1, ये स्ट्रेट लाइन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, फिर आइसेंट्रोपिक, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ नोजल। नोजल के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है H1 प्लस C1²/2 इक्वल टू H2 प्लस C2²/2, जहाँ पे H1 क्या है वो इनिशियल एंथैल्पी है, C1 इनिशियल वेलोसिटी, H2 फाइनल एंथैल्पी और C2 हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। ये इक्वेशन हमारा नोजल के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज साइज बोल्ट हेड्स आर मेड बाय, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 अपसेट फोर्जिंग। अपसेट फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिससे कि हम बोल्ट के हेड को लार्ज बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्क्स इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इज। ईडीएम प्रोसेस एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम स्पार्क इरोजन से मेटल रिमूव करते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो स्पार्क देने की फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो होती है 10,000 स्पार्क पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 10,000 स्पार्क पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स डिफाइंस द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन
मेनली अवेलेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट की वैल्यू होती है हमारी गिब्स फंक्शन H माइनस TX। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैक्सिमम हेड लॉस इन दी पाइप विद बेंड एंगल। बेंड पाइप में हेड लॉस का फॉर्मूला होता है HL इक्वल टू K V स्क्वायर बाई 2G, जहाँ पे V वेलोसिटी है और K हमारा बेंड कॉफिशिएंट है। ठीक है फ्रेंड, बेंड कॉफिशिएंट की वैल्यू K की वैल्यू R बाई D के रेशियो पे और बेंड एंगल थीटा पे डिपेंड करती है। ये पाइप है, बेंड पाइप है। R क्या है, वो बेंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, और D इस पाइप का डायमीटर है। तो K की वैल्यू U बेंड पाइप के लिए सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड U बेंड पाइप में हेड लॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हेड लॉस इन अ सडन एक्सपेंशन फ्रॉम 6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप टू 12 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी V1 इन दी स्मॉलर डायमीटर पाइप। आपको सडन एक्सपेंशन पाइप का हेड लॉस निकालना है, वो भी छोटे वाले पाइप की वेलोसिटी के टर्म में। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा हेड लॉस का HL इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। क्योंकि आपको V1 के टर्म में निकालना है, तो आपको V2 की वैल्यू डिस्चार्ज से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। अब यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 V1 बाई A2। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका हेड लॉस इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई 2G। अब यहाँ से छोटे वाले पाइप का डायमीटर 6 सेंटीमीटर और बड़े वाले पाइप का डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 बाई 16 V1 स्क्वायर बाई 2G, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्मॉल h एंड स्मॉल v स्टैंड फॉर हेड एंड वेलोसिटी एंड सफिक्सेस स्मॉल h d एंड f फॉर सक्शन डिलीवरी एंड फ्रिक्शन, द मैनोमेट्रिक हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू। सेंट्रीफ्यूगल पंप का मैनोमेट्रिक हेड वो हेड होता है जिसपे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। मैनोमेट्रिक हेड को हम टोटल डायनेमिक हेड भी बोलते हैं। इसे हम कैपिटल HM से दिखाते हैं। तो मैनोमेट्रिक हेड का फॉर्मूला होता है हमारा ऑप्शन डी HS। ये होता है हमारा सक्शन हेड, HD होता है हमारा डिलीवरी हेड, HF होता है हमारा फ्रिक्शनल लॉसेस इन सक्शन पाइप, और VD हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट डिलीवरी पाइप। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पॉजिटिव क्लच। पॉजिटिव क्लच वो क्लच होते हैं जिसमें कि नो स्लिप कंडीशन होती है। पावर का ट्रांसमिशन ड्राइवर शेफ्ट से ड्रिवन शेफ्ट के बीच में एक इंटरलॉकिंग के प्रोसेस से होता है। इसमें कि देखिए ये हमारा ड्राइवर शेफ्ट है और ये ड्रिवन शेफ्ट है। दोनों शेफ्ट जब यहाँ पे दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होगा तब पावर का ट्रांसमिशन ड्राइवर से ड्रिवन शेफ्ट में होगा। इंटरलॉकिंग ऑफ जॉ एंड टीथ। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डॉग क्लच। डॉग क्लच को आप फिगर में और अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें पावर का ट्रांसमिशन इंटरलॉकिंग के प्रोसेस से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स इज आल्सो नोन एज अ डेड वेट टाइप गवर्नर। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर के साथ साथ प्रोइल गवर्नर भी
फ्लोइल गवर्नर भी डेड वेट टाइप गवर्नर होता है, क्योंकि इन दोनों गवर्नर के स्लीव पर डेड वेट होता है जो कि कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए इस टाइप के गवर्नर को हम डेड वेट टाइप गवर्नर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग इज नोन एज, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 टफनेस। अब क्रीप को जान लीजिए, क्रीप क्या होता है। क्रीप मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम किसी मटेरियल पे अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो वह टाइम के साथ साथ स्लोली परमानेंटली डिफॉर्म होता है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि स्ट्रेस लगाने पे वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, और जब हम स्ट्रेस को हटा देते हैं तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में लौट आता है। इसके अपोजिट में प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी में अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू हटा देते हैं तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं लौट पाता है। इसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है और इसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है। ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 4 टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ स्टील कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट द सिलेंडरनेस रेशियो इज। सिलेंडरनेस रेशियो का यूज हम जब दो कॉलम सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के होते हैं तो उनमें बकलिंग लोड कंपेयर करने के लिए हम सिलेंडरनेस रेशियो का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है S = LE/K, जहाँ पे LE क्या है, वो हमारा इफेक्टिव लेंथ है और K रेडियस ऑफ जायरेशन है। शॉर्ट कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू हमेशा 30 से कम होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 < 30। वहीं अगर बात की जाए लॉन्ग कॉलम के लिए, तो लॉन्ग कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी, और 30 से 100 के बीच में सिलेंडरनेस रेशियो अगर है तो वो मीडियम कॉलम के लिए होगा। मीडियम कॉलम और ये लॉन्ग कॉलम, ठीक है फ्रेंड, ये तीनों वैल्यू आप अच्छे से याद रखिएगा। और शॉर्ट कॉलम के लिए हमारा 30 से कम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 < 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कर्व इज बेस्ट सूटेड फॉर लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब पहले देखेंगे हम इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ कैसे बनेगा। ये स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन। इलास्टिक मटेरियल ग्राफ ऐसे बनता है, और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, उसका ग्राफ बनता है ऐसे। एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो क्वेश्चन में इन दोनों का कंबाइन पूछ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा हमारा बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, यहाँ तक रहेगा इलास्टिक, फिर यहाँ से धीरे धीरे परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 देखिए, यहाँ से इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर यहाँ परफेक्टली प्लास्टिक, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन इंजन डिनोट्स द। इंजन साइकिल में सिलेंडर के अंदर जो एवरेज प्रेशर होता है उसे ही हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एवरेज प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है P मीन = वर्क बाय इंजन अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय इंजन, ठीक है फ्रेंड, W/VD। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंटेड कार्बाइड्स। सीमेंटेड कार्बाइड्स में हम बाइंडिंग मटेरियल के लिए कोबाल्ट यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी इक्वेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें कि किसी भी स्टडी स्टेट प्रोसेस में जितना रेट ऑफ मास इंटर होता है उतना ही रेट ऑफ मास लीव होता है, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों रेट ऑफ मास की वैल्यू इक्वल होती है।
तो रेट ऑफ मास का फॉर्मूला हमारा होता है m डॉट इक्वल टू रो ए वी, मतलब मास जो इंटर कर रहा है m1 इक्वल टू m डॉट m2। ठीक है फ्रेंड, तो रो वन a1 v1 इक्वल टू रो टू a2 v2, क्योंकि वाटर केस में डेंसिटी इक्वल होती है तो रो से रो कैंसिल हो जाएंगे हमारा, तो आ जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। यही हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मेनली मास ऑफ रेट में रिलेट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रिलेट्स मास रेट ऑफ फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो के लिए बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ऑफ इम्पोर्टेंस। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा होता है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो ऑफ अ कंप्रेसिबल फ्लूइड फॉर स्टडी फ्लो इज स्मॉल u, v and w are the components of velocity in x, y and z direction। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ L1, L2, L3 एक्सेट्रा बी दी लेंथ एंड D1, D2, D3 एक्सेट्रा बी दी डायमीटर्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड पाइप। कंपाउंड पाइप का मतलब क्या हुआ कि पाइप हमारा सीरीज में कनेक्ट है। देन द लेंथ कैपिटल L एंड द डायमीटर कैपिटल D ऑफ अ यूनिफॉर्म इक्विवेलेंट पाइप विल बी रिलेटेड एज अंडर। तब हमारा इक्विवेलेंट पाइप का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा हमारा L बाई L इक्विवेलेंट अपॉन में D इक्विवेलेंट की पावर 5 इक्वल टू L1 D1 स्मॉल d1 की पावर 5 प्लस L2 स्मॉल d2 की पावर 5। इसी तरह हमारा सीरीज चलती रहेगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि पाइप कनेक्शन कैसा है, वो कंपाउंड ना होके पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तब हमारा इक्विवेलेंट पाइप का फॉर्मूला क्या होता? तब हमारा इक्विवेलेंट पाइप का फॉर्मूला होता डी इक्विवेलेंट की पावर 5/2 अपॉन में अंडर रूट L इक्विवेलेंट। इस तरह फिर चलता हमारा D1 5/2 अपॉन में अंडर रूट L1, फिर प्लस D2 की पावर 5/2 अपॉन में अंडर रूट L2। इसी तरह सीरीज चलता रहता है। कंपाउंड सीरीज या पैरेलल ये दोनों एग्जाम में पूछते हैं, तो आप दोनों वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइल ड्रैग इज इक्वल टू, प्रोफाइल ड्रैग को हम फॉर्म ड्रैग भी बोलते हैं, जो कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बाद पिक्चर में आता है। प्रोफाइल ड्रैग मेनली बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है और यह 2 तरह के ड्रैग से मिलके बनता है। पहला है प्रेशर ड्रैग और दूसरा है फ्रिक्शन ड्रैग, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्लिमेशन रीजन इज द रीजन वेयर, सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सॉलिड और वेपर दोनों ही इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सॉलिड एंड वेपर फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटिव बॉयलर इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। लोकोमोटिव बॉयलर एक तरह का हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर होता है, जिसमें कि अंदर बहुत सारी ट्यूब लगी रहती हैं। इन्हीं ट्यूब के अंदर से ही हॉट गैसेस फ्लो करती हैं। इन्हीं हॉट गैसेस से हीट का ट्रांसफ़र जो बाहर सराउंडिंग में वाटर हैं उनमें होता है, और वही वाटर बाद में स्टीम में चेंज हो जाता है। तो हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए यहाँ पे। पहला है मल्टी ट्यूबलर, मीन्स इस बॉयलर के अंदर ढेर सारी ट्यूब लगी रहती हैं, इसीलिए ये मल्टी ट्यूबलर होता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा है हॉरिजेंटल, जैसा कि पहले ही बताया गया कि लोकोमोटिव जितने भी बॉयलर होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, तो हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है इंटरनली फायर्ड, मीन्स जो हीट है वो ट्यूब के अंदर ही
फ्लो करती रहती है मीन्स इंटरनली फायर्ड होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस का समेशन 0 रहता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, वो भी एक रेटिलिनियर पाथ पे, जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या रेटिलिनियर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर द रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड इज गिवन एज। रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड इक्वेशन मीडियम टाइप कॉलम की डिज़ाइन जैसे कि आईसी इंजन कनेक्टेड रॉड की डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। इस इक्वेशन में बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग लोड दोनों कंसीडर किए जाते हैं। तो हमारा इक्वेशन होता है 1/PR इक्वल टू 1/ बकलिंग लोड PE प्लस 1/PC क्रशिंग लोड। बकलिंग लोड की वैल्यू हमारी PE होती है π² E I min बाई LE का स्क्वायर, और PC की वैल्यू हमारी होगी A इंटू सिग्मा C। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करने पे जो रिजल्टिंग इक्वेशन हमारा आएगा वो आएगा PR इक्वल टू A सिग्मा C अपॉन में 1 प्लस C LE बाय K का होल स्क्वायर, जहाँ पे C क्या है वो रैंकाइन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी होती है C इक्वल टू सिग्मा C अपॉन में R² E, और K हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है उसकी वैल्यू होती है √ I min बाई A। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 देखिए P इक्वल टू सिग्मा C इंटू A अपॉन में 1 प्लस K की जगह यहाँ C होगा रैंकाइन कांस्टेंट, फिर इंटू LE बाई K का स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट द गिवन फिगर। ये आपको फिगर दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे करेक्ट होगी। पहला है कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन वो चेन होती है जिसमें कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा के उसको एक रिस्ट्रिक्टेड वे में मूव करवाते हैं। नेक्स्ट है अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन में अगर हम किसी लिंक या बॉडीज पर फोर्स लगा भी दें तो उसका जो मूवमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। जैसा कि इस फिगर में देखिए, अगर हम इस फिगर में यहाँ कोई फोर्स लगा दें तो ये भी लिंक मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, मतलब यहाँ पे मोशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। ऑप्शन 3 देख लीजिए लॉक चेन। लॉक चेन वो चेन होती है जिसमें कि लिंक्स को हम इस तरह इंटरकनेक्ट करते हैं कि उसके बीच में कोई मोशन ना हो पाए। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम बहुत सारी बॉडीज या लिंक्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि हमको डिजायर्ड इनपुट देने पर डिजायर आउटपुट मिले। जैसा कि एग्जांपल है सिंगल क्रैंक मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 2 अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ द फ्लाईव्हील हैविंग I एज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा as the average rotational speed and KES is the coefficient of fluctuation of speed, the maximum fluctuation of energy EF is। आपसे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला होता है EF इक्वल टू I ओमेगा एवरेज का स्क्वायर इंटू KES, जहाँ पे KES क्या है वो
कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा मीन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लाईव्हील इज CF। CF इक्वल टू क्या होता है, वो होता है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन अपॉन में ओमेगा मीन। ओमेगा मीन की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मीन बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो CF इक्वल टू 2 ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन बाई ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मीन। अब इसको इधर करेंगे तो CF इंटू ओमेगा मैक्स प्लस CF इंटू ओमेगा मीन और इक्वल टू इतना पोर्शन हमारा आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ओमेगा मैक्स अपॉन में ओमेगा मीन का रेशियो आ जाएगा 2 प्लस CF बाई 2 माइनस CF, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ हार्टनेल गवर्नर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ गवर्नर, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर में हाइट और स्पीड सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। हार्टनेल गवर्नर में बॉल्स आर कंट्रोल्ड बाय अ स्प्रिंग, जिसे आप फिगर में और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल फॉर द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हम डिफरेंट लिंक को फिक्स करके अलग अलग तरह के इन्वर्जन बना सकते हैं। ये है हमारा स्लाइडर, ये हमारा क्रैंक है, ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और स्लाइडर लिंक 4। सबसे पहले हम लिंक 1 को फिक्स करेंगे तो एक इन्वर्जन बनेगा, लिंक 2 को फिक्स करेंगे तो दूसरा इन्वर्जन बनेगा, लिंक 3 को फिक्स करेंगे तो तीसरा इन्वर्जन बनेगा और लिंक 4 को फिक्स करेंगे तो चौथा इन्वर्जन बनेगा। इस तरह हम 4 इन्वर्जन बना सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 4 इन्वर्जन आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील हैज द डायमीटर कैपिटल D, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सॉलिड डिस्क प्लेट। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन में मास m। सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए K इक्वल टू I की वैल्यू m, R की वैल्यू कितनी होती है D बाई 2, तो D स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर और बाई 2 ये वाला यहाँ पे 2 इंटू मास ये वाला, तो देखिए मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ये आ जाएगा D स्क्वायर बाई 8, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा D बाई 2 रूट 2, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है D बाई 2 रूट 2, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अकरेंस ऑफ द टोटल स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव अकर्स व्हेन। किसी भी बेल्ट में टोटल स्लिप तब होता है जब हमारा एंगल ऑफ रेस्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ रेस्ट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नेचर ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स ऑन। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू
किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मटेरियल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द टॉर्सनल स्टिफनेस केटी। टॉर्सनल स्टिफनेस केटी इक्वल टू होता है टॉर्क अपॉन एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा। ठीक है फ्रेंड। अब टॉर्क इक्वेशन से टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। यहाँ से अब थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एल बाई जी जे। अब ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा के टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी जी जे अपॉन में एल। मीन्स हमारा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 और 2 हमारा करेक्ट है तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोन बिलो शोज द शेयरिंग फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम दे रखा है। शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे 0 है, तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, और शेयर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है तो बेंडिंग मूवमेंट जो डायग्राम बनेगा उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। क्योंकि एस एफ डी यहाँ पे लीनियर जा रहा है, लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री बढ़ जाएगा, मीन्स पैराबोलिक हो जाएगा। अब ये पैराबोलिक ऐसे जाएगा कि पैराबोलिक ऐसे जाएगा, इसे भी देखते हैं दोनों फिगर में। देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 0 है, मीन्स बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे कम होना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट, फिर ये ऐसे हॉरिजेंटल लाइन, फिर यहाँ टेंजेंट, फिर हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ पे एंगल की वैल्यू ये θ2, क्योंकि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, मीन्स यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होते होते यहाँ पे कम हो गई है, मीन्स ये डायग्राम हमारा करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देख लीजिए ऑप्शन फर्स्ट में यही डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडेड। जब भी आपको बोले कि कंप्रेशन रेशियो और हीट एडेड सेम हो तब क्या कंडीशन हमारी होगी, हमेशा ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ड्यूल साइकिल। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, मिक्स्ड साइकिल। ड्यूल साइकिल का एक और नाम होता है सेमी डीजल साइकिल, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। डीजल इंजन आने के बाद ये देखा गया कि इस इंजन में बहुत सारी नॉइस, पोल्यूशन और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो उसे कम करने के लिए इंजीनियरों ने ड्यूल इंजन को इन्वेंट किया, जिसमें कि नॉइस कम रहती है, पोल्यूशन भी कम रहता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है। ड्यूल इंजन में हीट एडिशन पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ड्यूल साइकिल में हीट एडिशन पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है कि कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कैरनॉट साइकिल एट। कैरनॉट साइकिल में हीट रिजेक्शन कौन से प्रोसेस से होता है। कैरनॉट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल होता है जिसमें कि 4 प्रोसेस होते हैं, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये कैरनॉट साइकिल का टीएस डायग्राम है। यहाँ पे आप पीवी डायग्राम देख सकते हैं, पॉइंट 1 2 3 4। यहाँ से हीट ऐड होगी जो कि रिवर्सिबल
आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू होता है, और यहाँ से हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा जो कि आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हीट रिजेक्शन पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इफिशियंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन इज़ 40% देन दिस COP ऑफ द कैरनॉट रेफ्रिजरेटर विल बी। जब कैरनॉट इंजन और कैरनॉट रेफ्रिजरेटर सेम टेम्परेचर लिमिट पे होंगे T1 T2, तो उनके बीच में फॉर्मूला होता है 1 इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इक्वल टू 1 + COP ऑफ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। तो आपको एफिशिएंसी 40% दिया हुआ है, तो 1/0.4 इक्वल टू 1 + COP, ये हमारा हो जाएगा 10/4, ये हो जाएगा 2.5, तो 2.5 इक्वल टू 1 + COP। तो COP हमारा इधर माइनस हो जाएगा, तो COP हमारा आ जाएगा 1.5, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिपल पॉइंट ऑन अ TS डायग्राम इज। ट्रिपल पॉइंट वाटर का एक फिक्स पॉइंट होता है, जिसमें वाटर के तीनों फॉर्म आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों ही एक इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रिपल पॉइंट TS डायग्राम में किस शेप में होता है, तो देख लीजिए उसे ग्राफ से। ये TS डायग्राम है, ये ट्रिपल पॉइंट होगा। ट्रिपल पॉइंट एक लाइन होता है TS डायग्राम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर बात करें कि PV डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट कैसा रहता है, PV डायग्राम में यहाँ सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ट्रिपल पॉइंट ये एक पॉइंट रहता है। TS डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एक लाइन रहता है, और PV डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट रहता है। ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला कॉल्ड। क्यूपोला फर्नेस में कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, तो क्यूपोला फर्नेस में प्रोडक्ट जो निकलता है वो निकलता है कास्ट आयरन, तो हमारा आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्यूपोला फर्नेस में जो रॉ मटेरियल डाला जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा पिग आयरन रॉ मटेरियल होता है। फिर क्यूपोला फर्नेस में उसे गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, लगभग इसका टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हीट देते हैं, फिर बाद में कास्ट आयरन प्रोडक्ट निकलता है। क्यूपोला फर्नेस एक वर्टिकल शाफ्ट फर्नेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड इज मटेरियल। गोल्ड एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन्हें अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज जनरली नॉट यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज़ हम क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स में नहीं करते। बाकी तीनों वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ हम क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील में कॉमनली कौन सा बॉन्ड यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 विट्रीफाइड बॉन्ड एक तरह का सिरामिक बॉन्ड होता है जो कि अब्रेसिव पार्टिकल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ये हो गया हमारा ग्राइंडिंग व्हील सरफेस, ये ग्रेन्स पार्टिकल और ग्रेन्स पार्टिकल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग कैन बी परफॉर्म बाय, तो बोरिंग मशीन से भी हो सकता है, लेथ से भी हो सकता है और मिलिंग मशीन से भी हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच कैन बी रिमूव्ड बाय हॉर्निंग इज। हॉर्निंग प्रोसेस एक तरह का
सुपर सरफेस फिनिश ऑपरेशन होता है जिसमें कि मेटल रिमूवल रेट बहुत ही कम होता है। मीन्स वर्क पीस के ऊपर से मेटल का स्टॉक बहुत कम रिमूव होता है, लगभग 0.05 mm, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हॉर्निंग प्रोसेस से हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सरफेस का अच्छी तरह सरफेस फिनिश करके उसको स्मूथ बना सकते हैं। हॉर्निंग प्रोसेस का जो सरफेस फिनिश होता है लगभग 0.05 से 1.5 माइक्रोमीटर तक रहता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इसे अभी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गियर फिनिशिंग प्रोसेस, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 गियर हॉबिंग। गियर हॉबिंग एक तरह का गियर मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि हम टूल से एक्सटर्नल गियर बनाते हैं। गियर हॉबिंग का एक लिमिटेशन होता है कि इससे सिर्फ एक्सटर्नल गियर ही बन सकते हैं, इंटरनल गियर नहीं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गियर हॉबिंग का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि इससे सिर्फ एक्सटर्नल गियर बनते हैं। बाकी तीनों प्रोसेस गियर शेविंग, गियर लैपिंग और गियर ग्राइंडिंग, ये तीनों प्रोसेस गियर फिनिशिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें कि गियर की एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस और स्मूथनेस को हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बर, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 शार्प एज रिमेनिंग ऑन मेटल आफ्टर कटिंग, स्टैंपिंग एंड मशीनिंग, जिसे आप फिगर में और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइसोपेस्टिक प्रोसेस दी, किसी प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है उसे हम आइसोबारिक या आइसोपेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इज नोन एज, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 मैक नंबर। मैक नंबर हमारा होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स का रेशियो। और भी नंबर हम देख लेते हैं। वेबर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है फ्रेंड। सेकंड है रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। फोर्थ है फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों भी नंबर आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हैंडलिंग नॉन विस्कस लिक्विड्स ऑयल्स एंड केमिकल्स वी यूज, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 क्लोज टाइप इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लोज टाइप इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी बहुत हाई होती है और इसके वेन्स प्लेट के थ्रू क्लोज्ड होते हैं, जिसे आप फिगर में और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सबमर्ज बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, अगर कोई बॉडी स्टेबल है, एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एक बलून है, ये पूरी तरह एयर में सबमर्ज है, यहाँ से कोई डिस्टर्बिंग कपल अगर लगता है तो ये बॉडी अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इसके अपोजिट में एक कपल लगाएगी, ये वाला, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए सेंटर ऑफ बायोंसी और ये पॉइंट होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है फ्रेंड। एक डिस्टर्बिंग कपल ऐसे लग रहा है तो रिस्टोरिंग कपल ऐसे लगेगा, इस डिस्टर्बिंग कपल को कैंसिल आउट कर देगा और जो बॉडी हमारी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो सेंटर ऑफ बायोंसी के पॉइंट से नीचे होना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन 1 देखिए बिलो दी सेंटर ऑफ बायोंसी, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी भी फ्लोटिंग बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है वो उस बॉडी के मेटासेंट्रिक हाइट पे डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इट्स मेटासेंट्रिक हाइट। एक एग्जांपल देखिए, ये वाटर है और ये शिप है,
इस शिप की जो मेटासेंट्रिक हाइट होगी, यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट होगी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से हमेशा ऊपर होगी, तब ये स्टेबल कंडीशन होगा। ठीक है फ्रेंड, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेपरेशन इन वेंचुरीमीटर द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज केप्ट। वेंचुरीमीटर में सेपरेशन से बचाने के लिए हमको जो डाइवर्जेंस एंगल है उसकी वैल्यू 5 से 7 डिग्री तक रखना चाहिए, ताकि यहाँ का जो सेपरेशन हो वो अवॉइड हो सके। अब कन्वर्जेंस हमको कितना रखना चाहिए? कन्वर्जेंस रखना चाहिए हमको 20 ± 1 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों वैल्यू आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ऑफ डाइवर्जेंस पूछा है तो वो होगी 5 से 7 डिग्री। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 5 से 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड लॉस्ट ड्यू टू टर्बुलेंस फ्लो एज कंपेयर टू हेड लॉस्ट इन लेमिनार फ्लो इज। टर्बुलेंट फ्लो में हेड लॉस्ट लेमिनार फ्लो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हेड लॉस्ट टर्बुलेंट फ्लो इक्वल टू 320 टाइम्स हेड लॉस्ट ऑफ लेमिनार फ्लो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 320 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जंप इज़ अ फिनोमिना अकरिंग इन। हाइड्रोलिक जंप का फिनोमिना ओपन चैनल में यूज़ होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एन ओपन चैनल। हाइड्रोलिक जंप को हम किसी भी फ्लूइड की फ्लो वेव को अनस्टेबल करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए उसको अनस्टेबल हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई वेवीनेस नहीं है। अगर इसको हमको अनस्टेबल करना है तो इस फ्लूइड की डेप्थ को सडन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे इस फ्लूइड का मोमेंटम बढ़ जाएगा और वेव जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है हाइड्रोलिक जंप किस में होता है? वो होता है ओपन चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज इक्वल टू। किसी भी टरबाइन की यूनिट स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें कि वो टरबाइन एक यूनिट हेड पे वर्क करे, उसे हम 1 मीटर मान लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है NU इक्वल टू N/√H, जो कि ए में दिया हुआ है, तो ए हमारा करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे यूनिट स्पीड होता है वैसे ही यूनिट पावर और यूनिट डिस्चार्ज भी होता है। यूनिट पावर का फॉर्मूला होता है PU इक्वल टू P/H⁻³ और यूनिट डिस्चार्ज होता है QU इक्वल टू Q/√H। इन दोनों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ एन एयर वेसल यूज्ड इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम एयर वेसल क्यों इस्तेमाल करते हैं? एयर वेसल कास्ट आयरन का बना हुआ एक चैम्बर होता है, जो कि पंप के सक्शन और डिलीवरी पाइप में लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड, जिसे आप फिगर में और अच्छे से देख सकते हैं। एयर वेसल यूज़ करने के मेन पर्पस देख लीजिए क्या क्या हैं। पहला है, ये पंप की स्पीड को बढ़ा देता है, पंप में कंज्यूम होने वाली पावर को कम करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप के सक्शन पाइप में सेपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है और पंप के डिस्चार्ज को कंटिन्यूअस रखता है। मतलब डिस्चार्जिंग जो रेट होता है वो लगातार एक ही रहता है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
इन चारों में देखिए ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, मीन्स डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस रहता है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस टरबाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर। फ्रांसिस टरबाइन एक तरह की रिएक्शन टरबाइन होती है जिसका हेड हम 24 से 180 मीटर तक रखते हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 टू 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द स्ट्रेस स्टेट शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको दिया हुआ है, सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा दी हुई है, सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा दी हुई है और टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपको सिग्मा दी हुई है। ये तीनों की वैल्यू आपको सिग्मा दी हुई है। तो आपसे प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, उसे हम देख लेते हैं क्या होता है। सिग्मा 1 2, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, प्लस मैक्सिमम निकालने के लिए और माइनस मिनिमम निकालने के लिए होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में ही प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा वाई की वैल्यू भी सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन में 2, तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, तो अंडर रूट से निकल आएगा तो हो जाएगा आपका सिग्मा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस करते हैं तो सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, और मिनिमम वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा 0, क्योंकि आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी 2 सिग्मा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो 2 सिग्मा दिया है तो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस 1 to 5 ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट। 1 से 5 के बीच में कौन सा प्रोसेस है, पहले उसे देख लीजिए आप। 1 से 5 की लाइन ये सीधा एकदम आ रही है, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन है ये, ठीक है फ्रेंड, कांस्टेंट एंट्रोपी। और हमारी एंट्रोपी कब कांस्टेंट होती है, जब हमारा प्रोसेस कैसा हो, एडियाबैटिक का प्रोसेस हो, एडियाबैटिक का प्रोसेस हो तब हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन में देख लीजिए एडियाबैटिक का ये ऑप्शन 1 देखिए करेक्ट है, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक का प्रोसेस होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक। पहला है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, दूसरा है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, तीसरा है कैनेडी थ्योरम और चौथा है ग्रेबल इक्वेशन। ये तीनों मेथड किसी लिंक पर उस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए होता है, जबकि ग्रेबल इक्वेशन किसी काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए इक्वेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्रेबल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लिंक 1 मूव विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 and the second link move with omega 2 in the same direction, which is the correct equation for rubbing velocity at the point joint whose radius is r। अगर दो लिंक 1 और लिंक 2 एक पिन जॉइंट से कनेक्ट हैं, ये पिन जॉइंट है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसकी ओमेगा 2, तो रबिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये जो रेडियस है वो r है, इसकी भी r है, तो रबिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, रबिंग वेलोसिटी दोनों एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और रेडियस r, क्योंकि दोनों लिंक सेम डायरेक्शन में इसीलिए यहाँ माइनस लगेगा। अगर ये दोनों लिंक डिफरेंट डायरेक्शन में होते, ये लिंक ऐसे होता, ये लिंक ऐसे होता और ये लिंक ऐसे मूव कर रहा होता, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता, ठीक है फ्रेंड। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ माइनस होगा, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन कुर्ज़बैक इक्वेशन f इक्वल टू 3l-1 -2j -h होल ब्रैकेट माइनस FR, वॉट डज द टर्म FR डिनोट्स। FR क्या डिनोट कर रहा है वो आपसे पूछ रहा है। कुर्ज़बैक इक्वेशन किसी भी काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन होता है, जहाँ पे L क्या है, L नंबर ऑफ लिंक है, J क्या है वो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट है, H क्या है वो नंबर ऑफ हायर पेयर, और फाइनली FR हमारा रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए जिस लिंक के मोशन से हमें कोई मतलब नहीं होता उसे हम रिडंडेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल रोलर कैम फॉलोवर, यहाँ पे जो रोलर का मोशन होता है ये मोशन वो रिडंडेंट होता है, उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए हम उसको इक्वेशन में माइनस करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देखिए, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में हम किसी भी काइनेमेटिक चेन के छोटे लिंक को फिक्स करते हैं, और जो छोटे फिक्स लिंक के जो बगल वाला लिंक होता है वो ऑक्सीलेट करता है, और बाकी के जो लिंक होते हैं वो फुल्ली रोटेट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 देखिए, वन लिंक कनेक्टेड टू दी फिक्स लिंक ऑक्सीलेट्स वाइल दी अदर हैज़ फुल्ली रोटेशन। जैसा कि मैंने बताया था, जो छोटे लिंक के पास वाला लिंक था वो ऑक्सीलेट कर रहा था और बाकी के रोटेशन कर रहे थे, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी एट दी सिंगल प्लेट क्लच इज़ कैलकुलेटेड बाय। सिंगल प्लेट क्लच की हम ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी को यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिसमें ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है mt इक्वल टू म्यू p अपॉन 4 कैपिटल D प्लस स्मॉल d, जहाँ पे म्यू क्या है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और p क्या है वो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी है, कहाँ पे, इनर डायमीटर पे। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन 1 देखिए, पाई, यहाँ पे पाई की जगह म्यू होगा, म्यू p अपॉन 4 कैपिटल D प्लस स्मॉल d, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच दी बबिड बीयरिंग इज यूज्ड। बबिड मटेरियल की दो वैरायटी होती है, एक होती है लेड बेस्ड और एक होती है टिन बेस्ड। ठीक है फ्रेंड, बबिड बीयरिंग हमारा हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बबिड बीयरिंग की कंप्रेशन स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। बबिड मटेरियल का कलर सिल्वर होता है, इसलिए इसे हम वाइट मेटल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 हैवी लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज अ कंसिडरेबल रोल इन द चॉइस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। पहला है एंगुलर पोजीशन ऑफ कनेक्टिंग शैफ्ट, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ बेल्ट मोशन, और तीसरा है सेंटर डिस्टेंस। ये तीनों ऑप्शन किसी भी बेल्ट ड्राइव को सेलेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिफाइंस द सरफेस बिलो द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ। गियर टूथ का ये प्रोफाइल होता है और यहाँ पे पिच सर्किल सरफेस होता है। पिच सर्किल सरफेस के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम फेस ऑफ गियर टूथ बोलते हैं, और पिच सर्किल सरफेस के जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम फ्लैंक ऑफ गियर टूथ बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बिलो द पिच सरफेस पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 फ्लैंक ऑफ टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मोबिलिटी ऑफ लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ। मोबिलिटी क्या होता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम ग्रबलर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। ग्रबलर इक्वेशन होता है f डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3l-1, जहाँ l नंबर ऑफ लिंक है -2p1। p1 क्या है, नंबर ऑफ पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर -p2। p2 क्या है, नंबर ऑफ पेयर हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रबलर्स इक्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल बीम इज। किसी भी बीम का न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस पर किसी भी फोर्स या फेलियर होने पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी बेंडिंग इक्वेशन गिवन बिलो। द टर्म आर इज नोन एज सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर, जहाँ पे सिग्मा क्या है वो होता है बेंडिंग स्ट्रेस, वाई क्या है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एम क्या है एम होता है बेंडिंग मूवमेंट, आई क्या है वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ई क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर जो कि आपसे पूछा हुआ है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एट द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर 100 इंटू 10⁻⁻6 एंड -200 10⁻⁻6। ये होता है एप्सिलॉन 1 प्रिंसिपल स्ट्रेन है, ये दोनों, ये होता है एप्सिलॉन 2। प्रिंसिपल स्ट्रेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन के बीच में फॉर्मूला होता है गामा मैक्स बाई 2, जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन में 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, गामा मैक्स इक्वल टू बचा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। तो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, माइनस मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 200 हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻6। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ द डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज फॉर। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड रिडक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक्स प्रॉब्लम। डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये स्टेट्स करता है कि फॉर एनी बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस एंड द फोर्सेस रेजिस्टिंग मोशन इन एनी गिवन डायरेक्शन इज 0। मीन्स जितना भी उस बॉडी पे अप्लाई फोर्स होगा और उस बॉडी का इनर्शिया फोर्स का जो समेशन होगा वो 0 होगा। इनर्शिया फोर्स को हम सेकंड लॉ से ऐसे लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू 0। ये हमारा डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाईएस्ट बकलिंग लोड विल बी फॉर। जो कॉलम दोनों साइड से फिक्स्ड होते हैं वो हाईएस्ट बकलिंग लोड बियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कॉलम विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड। इस चार्ट में आप और भी तरह के कॉलम देख सकते हैं जिसमें उनके बकलिंग लोड और इफेक्टिव लेंथ के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट फॉर अ कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर द इंटायर लेंथ इज गिवन एज। मतलब कैंटिलीवर बीम आपको दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम एक साइड से फिक्स होती है एक साइड से फ्री, और इस पर UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ, UDL दिया हुआ। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है W है, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है M मैक्स इक्वल टू हो जाता है WL²/2, जो कि यहाँ पे होगा फिक्स्ड एंड पे होगा, वो भी माइनस में, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 WL²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ स्टीम इन द गिवन PV डायग्राम। इस PV डायग्राम में आप स्टीम की क्वालिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इस PV डायग्राम में ये आपको कलर दिया है, ये A B और C। स्टीम के लिए आपको AB बार अपॉन AC बार। इस इक्वेशन से आप स्टीम की क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं, यह इक्वल टू होगा किसके, देखिए ये जो AB बार अपॉन AC बार है ये इक्वल टू होगा V एवरेज वैल्यू
माइनस वी एफ अपॉन में वी जी माइनस वी एफ। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ए बी बार अपॉन ए सी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए दोनों पाथ एडियाबैटिक के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। दूसरा क्या है, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है टू प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, इसलिए प्रॉपर्टी लाइन भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट में ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दी गिवन प्रोसेस 1 2 3 4 1 ऑन अ पीवी स्केल। पीवी डायग्राम आपको दिया हुआ है। विच इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस ऑन अ टीएस स्केल। आपसे इसका टीएस डायग्राम पूछ रहा है कि वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका टीएस डायग्राम, फिर पीवी डायग्राम से रिलेट करके टीएस डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2 देखिए, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, मीन्स ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। कंप्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है और एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो पहला हमारा लाइन हो जाएगा 1 से 2 के बीच में। फिर प्रोसेस 2 से 3 के बीच में देखिए, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऐसे होती है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे पॉइंट 3 हो जाएगा। फिर 3 से 4 देखिए, इसमें प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मीन्स ये प्रोसेस जो है एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा और इसमें भी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। यह आया आपका पॉइंट 4। फिर प्रोसेस 4 से 1 देखिए, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ऐसे हो जाएगी। तो ये हमारा टीएस डायग्राम पे फिगर बन गया 1 2 3 4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन थर्ड हमारा, जैसा कि मैंने बताया था 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर अ एंट्रोपी जनरेशन। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट। डीजल साइकिल का हम पीवी डायग्राम बना लेते हैं। पीवी डायग्राम, यहाँ 1 2 3 4। प्रोसेस 1 से 2 के बीच में कौन सा प्रोसेस होगा, वो होगा हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 यहाँ पे हीट इनलेट, यहीं पे हमारा फ्यूल इंजेक्शन और कंबशन स्टार्ट होगा। प्रोसेस 3 से 4 के बीच में हमारा प्रोसेस होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 के बीच में हमारा क्यू रिजेक्ट होगा, मतलब क्यू हीट जो होती है वो आउट हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। पहले हम टीएस डायग्राम बना लेंगे टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच में। यहाँ टेम्परेचर और यहाँ स्पेसिफिक एंट्रोपी स्मॉल एस। अब ये लाइन होती है सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन और ये लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर की लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की लाइन जहाँ एक दूसरे से मिलती है वही हमारा हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ मिल गई हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, क्रिटिकल
पॉइंट। ये एरिया होता है वेट एरिया, ये एरिया होता है सुपर हीटेड एरिया, और ये एरिया होता है सबकूल्ड एरिया। क्रिटिकल पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है 0। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 0। क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है TC इक्वल टू होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है PC इक्वल टू होता है 22.06 मेगा पास्कल। ये दोनों वैल्यू आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम किसी भी तरह की लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन बी एसोसिएटेड विथ हेट्रोजीनियस कंबस्शन। हेट्रोजीनियस कंबस्शन में फ्यूल पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है, जिस कारण इंजन स्मूथली वर्क नहीं कर पाता है और उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। इस तरह के इंजन होते हैं हमारे सारे डीजल इंजन। ठीक है फ्रेंड, डीजल इंजन, और डीजल इंजन होते हैं हमारे CI इंजन। CI का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कंप्रेशन इग्निशन। इसके अपोजिट में जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं हमारे स्पार्क इग्निशन SI इंजन, उसमें जो वर्किंग होती है वो स्मूथली होती है, क्योंकि उसका जो कंबस्शन होता है वो होमोजीनियस कंबस्शन होता है। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। फर्स्ट लॉ से डेल Q इक्वल टू होता है डेल U प्लस W। हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क डन। अब आपसे पूछ रहा है डेल Q की वैल्यू डेल U के इक्वल कब होगी, जब W की वैल्यू 0 होगी, और W की वैल्यू 0 कब होगी, जब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। ठीक है फ्रेंड, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, और वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहता है, जब प्रोसेस हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो या आइसोकोरिक हो। आइसोकोरिक प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन 4 आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ काप्लान टरबाइन। पहला है इट इज़ अ रिएक्शन टरबाइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है इट इज़ अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा है इट हैज़ एडजस्टेबल ब्लेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। काप्लान टरबाइन हाई डिस्चार्ज और लो हेड टरबाइन होती है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला और तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देखिए, फर्स्ट एंड 3, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस फिगर में आप काप्लान टरबाइन और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी चीजल। चीजल मतलब होता है छेनी। यूज्ड फॉर कटिंग स्टील शीट्स इज यूजली। स्टील शीट्स को काटने के लिए हमको किस तरह की छेनी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हार्डन एंड टेम्पर्ड। हार्डनिंग प्रोसेस में हम मेटल या एलॉय की हार्डनेस को बढ़ाते हैं, जबकि टेम्परिंग प्रोसेस में हम मेटल या एलॉय की इंटरनल स्ट्रेस और ब्रिटेलनेस को कम करके उसकी डक्टिलिटी और टफनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 हार्डन एंड टेम्पर्ड चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मींस वो मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल में मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुड को आप जब काटते हैं तो उसके बीच में जो ग्रेन्स होते हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं और वेरी करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड,
अगर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है फ्रेंड। और वो मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट होती है, मतलब तीनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हो, तो उस तरह के मटेरियल को हम आर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ये तीनों मटेरियल आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन स्टील बिफोर इट कैन बी हार्डन नोटिसेबली इज। मीन्स स्टील में कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए उसको हार्डनिंग करने के लिए। तो स्टील में 0.02 से 2.1% कार्बन होता है। कम से कम इतना कार्बन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूइड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशंस एंड एलॉय स्टील्स इज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग मीन्स ईडीएम द इरोजन ऑफ मेटल इज अचीव्ड। ईडीएम प्रोसेस में मेटल रिमूवर कैसे होता है, यही क्वेश्चन है पूछ रहा है। ईडीएम प्रोसेस में जो टूल होता है वो हाईली कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो जाता है, स्पार्क और मेटल का रिमूवल स्टार्ट होने लगता है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए इस ईडीएम प्रोसेस को हम स्पार्क मशीनिंग भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि स्पार्क मशीनिंग प्रोसेस किस प्रोसेस को बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाय द रैपिडली रिकरिंग स्पार्क डिस्चार्ज इम्पैक्टिंग अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वर्कपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंबस्शन ऑफ गैसियस फ्यूल्स द फॉलोइंग इज ऑफ ग्रेट यूज। गैसियस फ्यूल के लिए हम मैक्सिमम ब्रेटॉन साइकिल का यूज़ करते हैं। ब्रेटॉन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। जेट इंजन और गैस टरबाइन में ब्रेटॉन साइकिल यूज़ होता है। कभी कभी हम हीट इंजन में भी ब्रेटॉन साइकिल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्रेटॉन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसआई यूनिट्स प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन। पहला ऑप्शन है केजीएफ पर सेंटीमीटर, दूसरा है एमएम ऑफ मर्क्यूरी, तीसरा है न्यूटन पर मीटर और बार। ये तीनों ही यूनिट प्रेशर की यूनिट होती हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बार, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओरास्ट ऑपरेटर्स द पायरोगालिक एसिड इज यूज टू एब्जॉर्ब। ओरास्ट ऑपरेटर्स एक गैस एनालाइज़र है जो कि फॉसिल फ्लू गैसेस को एनालाइज करता है, जिनमें कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन होती हैं, ठीक है फ्रेंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पायरोगालिक एसिड किस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। तो पायरोगालिक एसिड का यूज़ हम ऑक्सीजन O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशिएंसी ऑफ द ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल की इफिशिएंसी हमेशा डीजल साइकिल से ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी कंडीशन आपको दे दे, और पेट्रोल साइकिल से मींस ऑटो साइकिल से कम होगी। आपको चाहे कंप्रेशन रेशियो दे दे, चाहे प्रेशर दे दे, हमेशा ड्यूल साइकिल की इफिशिएंसी डीजल से ज़्यादा और पेट्रोल से कम। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन 4 इज़ लेस देन दी ऑटो साइकिल एंड ग्रेटर देन दी डीजल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन। एंट्रोपी चेंज हमेशा हीट ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है। हीट जितनी चेंज होगी वैसे वैसे एंट्रोपी भी हमारी चेंज होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फ्लूइड फ्लो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट्स सेपरेशन अकर्स व्हेन दी। आप फिगर में अच्छे से देख रहे हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन कब स्टार्ट होता है, जब वेलोसिटी हमारी du/dy की वैल्यू 0 हो जाती है। मींस
फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो स्टेशनरी हो जाता है, तब सेपरेशन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाउंड्री लेयर्स ऑफ द फ्लूइड बिकम्स स्टेशनरी, जिसे आप फिगर में भी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर दोज विद हेड। सेंट्रीफ्यूगल पंप मेनली हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में कभी ऐसा होता है कि हमको हाई डिस्चार्ज के साथ साथ ही हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं और उसका हेड हमेशा 40 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ग्रेटर देन 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डिफरेंशियल मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। डिफरेंशियल मैनोमीटर हम पाइप के किन्हीं दो सेक्शन का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये, जो इन लेवल के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसको मेज़र करने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट टू सेक्शंस ऑफ अ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वेन अ कॉन्ट्रैक्ट द डायामीटर ऑफ जेट इज़। वेन अ कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा डायामीटर कम होना चाहिए, मीन्स मिनिमम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टोटल ड्रैग ऑन अ प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू दी फ्लो इज़ इक्वल टू। कोई भी फ्लो में प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में जो ड्रैग लगता है उसे हम कहते हैं प्रेशर ड्रैग। प्रेशर ड्रैग, इसे हम लिफ्ट ड्रैग भी कहते हैं। और फ्लो के सेम डायरेक्शन में लगने वाले ड्रैग को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल डायरेक्शन का पूछ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रेशर ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज फिटेड। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक तरह का प्रेशर स्टोरेज रिजर्वायर होता है, जिसे हम क्विक रिस्पांस और टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ करते हैं। यह हमेशा पंप और मशीन के बीच में लगता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इन बिटवीन द पंप एंड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बैंकी टरबाइन इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर अ हेड अप टू। बैंकी टरबाइन एक तरह की क्रॉस फ्लो वाटर टरबाइन होती है, जिसमें हेड जो है वो लो होता है और डिस्चार्ज वो हाई होता है। ठीक है फ्रेंड, और बैंकी टरबाइन 20 मीटर तक हेड के लिए यूज़ की जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3, 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड मैग्नस इफेक्ट बी सिमुलेटेड एज अ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आप ये जानिए कि मैग्नस इफेक्ट होता क्या है। अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड लिक्विड या गैस में स्पिन कर रही है तो उसके स्पिन के कारण फ्लूइड और बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाता है। इसी रिलेटिव मोशन के कारण इस बॉडी पे फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, वही जो फोर्स जनरेट हो जाता है उसे ही हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। इस बॉडी पे दो तरह के फोर्स जनरेट होते हैं। पहला होता है इस बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं प्रेशर फोर्स या लिफ्ट फोर्स। दूसरा होता है इस बॉडी के फ्लो के पैरेलल डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। तो मैग्नस इफेक्ट का सिमुलेशन बनाने के लिए हमें 3 तरह की कंडीशन चाहिए होती है। पहली चाहिए होती है कि जो फ्लो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा क्या है, फ्लो जो होता है वो इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और तीसरी कंडीशन क्या है, वो डबलेट फ्लो होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 में ये तीनों कंडीशन दी हुई हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन्स एग्जिबिट्स आर नियरली कांस्टेंट इफिशिएंसी ओवर अ 60% टू 140% ऑफ डिज़ाइन स्पीड। तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, का प्लांट टर्बाइन।